हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गेहूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित जो एमसीक्यू है ना, वो वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। जैसे पूरा पहले वीडियो पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी साथ में मैं शामिल किया हूँ, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पूरे एमसीक्यू भी शामिल किया गया है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये कौन से आपके सिलेबस के अंतर्गत आएगा? तो ये सस्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा, एग्रोनॉमी के अंतर्गत आएगा आपके में। साथ ही बीज संवर्धन वाले भी इसमें टॉपिक्स हैं। इसके अलावा खेती की प्रणाली जो गेहूं की है उसके बारे में भी इसको शामिल किया गया है। इसके रोग भी शामिल किया गया है, साथ ही उसके उपाय और उसमें क्या उर्वरक या फर्टिलाइजर छिड़के जाते हैं, इसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। पूरा डिटेल रहेगा गेहूँ से रिलेटेड और मानक बुक से तैयार किया गया। चलिए देखते हैं। तो वानस्पतिक नाम गेहूं का जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है, जिसे पोएसी ग्रेमिनी कहते हैं ना, तो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया अर्थात तुर्की, जिसे टर्की कहते हैं, तुर्की या टर्की में इसकी उत्पत्ति हुई है। दक्षिण पश्चिम एशिया या कभी कभी इसे मध्य एशिया में भी लिया जाता है ना, तो टर्की या तुर्की आप याद रखेंगे। गेहूं विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है, स्टेपल, ठीक है, या प्रमाणित बोल सकते हैं, स्टेपल खाद्यान्न है, इसलिए गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत गेहूं के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं धान के बाद दूसरा स्थान रखता है। खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूं का होता है, जबकि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है। एक रकबा जो कि है प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है, दूसरा होता है उत्पादन और तीसरा होता है उत्पादकता। ठीक है, मतलब मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर जब गिनेंगे तो उसे उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, और खाली अगर मेट्रिक टन में देखेंगे तो उसे उत्पादन कहते हैं, जबकि रकबा जो होता है ना वो प्रति हेक्टेयर में होता है। तो रकबा और उत्पादन को भाग देंगे तो बनता है उत्पादकता। सभी चीज़ें अलग अलग है, जो बोलते हैं रैंकिंग अलग अलग है, तो ध्यान से देखिए भाई, है ना, जिनको रैंकिंग में दिक्कत आती है। तो भारत में क्षेत्रफल के क्रमशः, क्षेत्रफल मतलब वही रकबा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब अग्रणी राज्य है। मतलब क्षेत्रफल में पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका आएगा पंजाब, है ना। जबकि उत्पादन में मतलब मेट्रिक टन में उत्पादन, जो कि जिसका मापन जो है मेट्रिक टन में होता है, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर हरियाणा आता है अग्रणी राज्यों में। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मतलब मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, उत्पादकता अलग है। देखिए, क्षेत्रफल रकबा के अकॉर्डिंग प्रति हेक्टेयर, उत्पादन मतलब मेट्रिक टन, और उत्पादकता मतलब होता है मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उत्पादकता में पहला स्थान पंजाब राज्य का है। किसका है? पंजाब राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके दाने या आटे में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है, जो कि चपाती बनाने के लिए आवश्यक है। ग्लूटीन बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव भी डालती है। गेहूं का जो पुष्पक्रम है वो स्पाइक प्रकार का होता है, याद रखेंगे, स्पाइक, जिसे कई बार इसे बाली लिख के दे देता है ना। तो गेहूं का जो पुष्पक्रम है वो स्पाइक प्रकार का पाया जाता है। गेहूं का जो बीज है उसे कैरियोप्सिस कहा जाता है ना, कैरियोप्सिस कहलाता है गेहूं का जो बीज है। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो है वो नॉरेन 10 है। उत्तरदायी जो जीन है, जो जीन की प्रजाति है वो है नॉरेन 10। ठीक है, तो गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन है वो नॉरेन 10 है। भारत में उगाए जाने वाले गेहूं मैक्सिकन सेमी डवार्फ है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारत में जो उगाई जाती है वो गेहूं है मैक्सिकन सेमी डॉर्फ। ठीक है, बौनी किस्म है भारत की। डॉफ मतलब बौना, है ना, तो डॉफ, है ना। तो गेहूं में दाना चारा जो अनुपात है वो 1:1.5 है, 1:1.5। ठीक है, 1:1.5 है। ठीक है, गेहूं के बीजों का जो परीक्षण वजन है वो 40 ग्राम होता है। जबकि गेहूंसा, जिसे फेलेरिस माइनर कहते हैं, गेहूंसा जिसे फेलेरिस माइनर कहते हैं, इसका परीक्षण वजन 2 ग्राम होता है, सबसे हल्का, है ना, 2 ग्राम। जबकि परीक्षण वजन जो स्टैंडर्ड जो वजन है, टेस्ट वेट जो है वो 40 ग्राम होता है गेहूं का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं की प्रजातियां ट्रिटिकम स्पीसीज भारत में उगाई जाती है। कौन सी? ट्रिटिकम स्पीसीज जो है भारत में उगाई जाती है। उसमें पहला द्विगुणित, डाइप्लॉइड जिसे बोलते हैं, डाइप्लॉइड द्विगुणित, जिसमें 2 गुणित होंगे। तो गेहूं जो है वो आइन कॉर्न है। गुणसूत्र इसमें 24 होगा, 2n = 24। यह द्विगुणित गेहूं है ट्रिटिकम
मोनोकोकम इसका साइंटिफिक नेम है, वानस्पतिक नाम है। चतुर्गुणित गेहूं, ठीक है, टेट्राप्लॉइड गेहूं। ईमर गेहूं जिसे ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, इसका गुणसूत्र जो है वो 28 है। ये चतुर्गुणित गेहूं है। यह उपमा बनाने के लिए उपयुक्त गेहूं है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाया जाता है, ठीक है। इसके पीडीएफ सभी जितने भी मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो बनते हैं, जैसे 50 से 60 वीडियो बनते हैं एक महीने में, तो उसके सारे पीडीएफ आपको 299 पर मंथ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 299 रुपये प्रति महीने पे आपको 747099, है ना, नंबर बता देता हूँ, 7470999978 पे व्हाट्सएप करना है, केवल कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें तो आपको मैं वहाँ से सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैक्रोनी या कठिया गेहूं जिसे बोलते हैं, ट्रिटिकम डरकम, ठीक है, ये 28 गुणसूत्र वाला है, चतुर्गुणित गेहूं है ये भी। इस गेहूं की प्रजाति में सूजी सवैया बनाई जाती है। भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्र, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसकी प्रजाति की खेती होती है, ठीक है, मैक्रोनी या कठिया गेहूं के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चतुर्गुणित गेहूं है वो है पोलार्ड गेहूं, ठीक है, ट्रिटिकम टर्जिडियम जिसे पोलार्ड गेहूं कहते हैं। अब देखते हैं 6 गुणों वाला षटगुणित हेक्साप्लॉइड गेहूं, तो ब्रेड व्हीट जिसे बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ये 42 गुणसूत्र वाला है, षटगुणित गेहूं है, 6 गुणों वाला। इसे मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं, है ना, 6 गुणों वाला। इसकी खेती भारत में 87% क्षेत्र में होती है। हमारे यहाँ ब्रेड व्हीट जिसे षटगुणित गेहूं, जिसे मैक्सिकन बोना गेहूं बोलते हैं, जिसे मैक्सिकन सेमी डॉफ गेहूं कहा जाता है, उसकी खेती भारत के 87% भाग में होती है। सर्वाधिक इसी की खेती होती है भारत में, याद रखेंगे। यह चपाती एवं ब्रेड उत्पादन के लिए उपयुक्त गेहूं है। विदेशों से आयातित गेहूं की प्रजाति है ये। तो हम लोग बेसिकली मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं उगाते हैं। भारतीय बौना गेहूं जो है, जिसे ट्रिटिकम सेफ्रोकम कहते हैं, इसकी खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सीमित क्षेत्र में होती है। भारतीय बौना गेहूं जो है, बौना प्रजाति का, यह प्रजाति कम उत्पादकता, मतलब मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर जिसे उत्पादकता कहते हैं, एवं रोली रोगों के प्रति संवेदनशील ज़्यादा होने के कारण भारत के सीमित क्षेत्रों में उगाई जाती है। उत्पादकता इसकी कम है और रोली रोग होने के कारण इसको कम उगाया जाता है। अब तीसरा जो देखते हैं, कॉमन ब्रेड व्हीट, है ना, तो ट्रिटिकम वल्गेर, इसकी किस्में हैं C306 और K65, इसकी किस्में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं की बौनी जीन जिसे नॉरिन 10 कहते हैं, याद रखेंगे, गेहूं की बौनी जीन जिसे नॉरिन 10 कहते हैं, यह गेहूं की पहली बौनी जीन है। यह क्वेश्चन आता है बार बार, है ना, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में विकसित की गई थी। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा गेहूं की बौनी किस्म जिसे नॉरिन 10 कहते हैं, मैक्सिको में विकसित की गई 1960 के दशक 1960 में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौनी गेहूं की किस्में सोनेरो 63 और सोनेरो 64 व लरमा रोजो का आयातित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई, जिनके रिकॉर्ड उपज उत्पादन 2066-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई। इनके रिकॉर्ड उत्पादन के कारण ही 66-67 में 1966-67 में हरित क्रांति यहाँ पर संभव हो पाई है। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था उस समय जब यहाँ पर बौनी किस्म लाई गई। सोनेरो 63, सोनेरो 64 और लरमा रोजो का आयात किया गया था यहाँ पर। अब देखते हैं एक जीन गेहूं की एक जीन या बौनी किस्म, एक जीन बौनी किस्म सोनालिका और लरमा रोजो 64 सुजाता, ये एक जीन वाले हैं, एक जीन वाले। 2 जीन बौनी किस्में, डबल जीन ड्रॉफ किस्में, इसमें आएगा आपका प्रताप, कल्याण सोनारो, छोटी लरमा, अर्जुन और राज की किस्में बहुत फेमस है गेहूं की, याद रखेंगे। राज 1482, है ना, राज की 1482। इसके अलावा लोक और जनक जो अन्य है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं ट्रिपल जीन को क्वेश्चन को पूछा था, तो यूपी 301 हीरालाल। इसके अलावा बादशाह और मोती फेमस है ट्रिपल जीन में, बादशाह और मोती। अब देखते हैं ड्यूरम या काठिया गेहूं, इसमें राज 911 जिसे जयराम मेघदूत भी कहते हैं, गिरिजा, यह किस्म उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। गिरिजा जो किस्म है
ठीक है। सैलजा गेहूं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर उगाए जाने वाले गेहूं हैं। सैलजा गेहूं की किस्म याद रखेंगे, पर्वतीय गेहूं के लिए अच्छी किस्म है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गेहूं की प्रचलित किस्मों के बारे में। तो राज 3765 पिछेती बुआई के लिए, पछेती जो बुआई होती है उसके लिए वह गिरने के प्रति प्रतिरोधी होता है। लोक 1 राज 3077, राज 3777 दुर्गापुरा में विकसित किया गया, ये लवनी क्षेत्रों के लिए गेहूं है। राज 3077, राज 4120 केवल राज याद रखेंगे। मालविया और WH147 जो चपाती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा D134 व मुक्ता गेहूं की किस्म याद रखेंगे। असिंचित बरानी खेती के लिए उपयुक्त है, असिंचित बरानी खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। लवनी भूमि के लिए पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म K65, जोब 666, दुर्गापुरा 65 और सुजाता किस्म है। तो लवनी खेती के लिए सुजाता फेमस है और जोब फेमस है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जलवायु, किस जलवायु में गेहूं उगता है। तो जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है, ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु, शीत उष्ण शीतोष्ण है ना, आधा शीत आधा उष्ण, तो ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु में उगता है। वनस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी व नम जलवायु चाहिए। अंकुरन के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फुटान मतलब फूटने के लिए, फुटान के लिए उपयुक्त जो तापमान है वो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दाना बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कुल मिला के आपका 20 से 25 में सब कंप्लीट हो जाता है। मतलब एवरेज तापमान जब जिसे इष्टतम तापमान कहेंगे वो होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखेंगे, है ना। दाने बनते समय गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। गेहूं के दाने बनते समय गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है। तो दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है गेहूं की खेती के लिए। कैसी मृदा? दोमट मृदा। बीज दर, सीड रेट, तो गेहूं बुआई के लिए 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, बीज दर होनी चाहिए। बीज दर क्या है? सामान्य बुआई के लिए जो है 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यही याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बीज दूरी वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा मतलब 1 से 15 नवंबर बुआई हेतु उपयुक्त समय होता है। पछेती के लिए, पछेती जो बुआई होती है उसके लिए 15 दिसंबर तक, और गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु क्रॉस बुआई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस बुआई। यदि गेहूं की अधिक उत्पादकता चाहिए तो क्रॉस बुआई किया जाता है। अब बुआई की विधियों के बारे में देखेंगे गेहूं के लिए। तो 5 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है ड्रिलिंग, सीड ड्रिल एवं फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल द्वारा इसे बोलते हैं, जिसे सीड ड्रिल मेथड कहा जाता है, ड्रिलिंग करके। छिड़काव मेथड जिसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, इस विधि में अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है छिड़काव में। डिबलिंग में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा डिबलर की सहायता से एक एक बीज बोया जाता है, इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। इस छिड़काव में ज़्यादा बीज खपत होता है जबकि ड्रिबलिंग में कम, ठीक है। अब देखते हैं हल के पीछे बीज डालना, हल करते हुए बीज डालना, ठीक है, बिहाइंड द प्लग मेथड। यह 2 प्रकार से किया जाता है, एक केरा विधि, दूसरा पोरा विधि। इस विधि में, केरा विधि में देखते हैं, इस विधि में बीज हाथ से हल के द्वारा बनाए गए कुंड में डालते हैं, जबकि पोरा विधि में, इस विधि में बीज हाथ से न डालकर हल से जुड़ी नाई, जिसे ओरनी कहते हैं, ओरनी के माध्यम से डालते हैं। इसमें हाथ से डाला जाता है जिसे केरा विधि कहते हैं, और पोरा विधि में ओरनी के माध्यम से डालते हैं, हाथ से ना डालकर, है ना। अब पांचवा जो विधि है वो है FIRB विधि, जिसे बोलते हैं फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। यह बुआई की नई विधि है, FIRB विधि, है ना, जिसे फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम कहा जाता है। याद रखेंगे बुआई की नई विधि कौन सा? तो FIRB है गेहूं के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बीज उपचार। तो कवकनाशी इसमें छिड़का जाता है, बीटावैक्स और बाविस्टिन, ठीक है, बाविस्टिन और बीटारेक्स छिड़का जाता है कवक फंगस के नाश के लिए। कीटनाशी, ठीक है, पेस्टिसाइड क्या होगा? तो क्लोरोपाइरीफॉस जो होगा वो पेस्टिसाइड का काम करेगा। एजेटोबैक्टर 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये बीजों का उपचार के लिए, सीड ट्रीटमेंट जिसे कहा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्टिलाइजर क्या छींचा जाता है। फर्टिलाइजर उर्वरक 10 से 20 टन गोबर खाद। NPK ये पूछता है बहुत बार, NPK का रेशियो क्या होगा? तो 120, 60 और 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 120, 60 और 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो कि प्राथमिक क्या है, पोषक तत्व कहलाते हैं किसी भी पौधे के लिए। जिंक सल्फेट बुआई के समय डाले जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा
फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें, ये उर्वरक हैं। तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा गेहूं की पहली व दूसरी सिंचाई के साथ दी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की शेष मात्रा उर्वरक। अब देखते हैं खरपतवार नियंत्रण, जो वीड कंट्रोल कैसे होता है। तो एक बीजपत्री खरपतवार, जो एक बीजपत्र प्रकार के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, है ना। तो इन खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, एक बीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए गुल्ली डंडा, सब पढ़ाया हूं खरपतवार साइंस में, आप कृषि वाले प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो गुल्ली डंडा खरपतवार याद रखेंगे, साधारण नाम ही याद रखें, ठीक है। इसे गेहूं का मामा या मसूड़ी भी कहा जाता है। गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? गुल्ली डंडा को। गेहूं का नकलची या मिमिक्री खरपतवार है यह, जो गुल्ली डंडा है वो गेहूं का नकलची या मिमिक्री करने वाला खरपतवार है। नियंत्रण आइसोप्रोट्यूरॉन का छिड़काव करते हैं, ठीक है। गुल्ली डंडा आइसोप्रोट्यूरॉन के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है, इसके स्थान पर अब सल्फ्यूरॉन कहा जाता है। जिस खेत में पहली बार आइसोप्रोट्यूरॉन छिड़कते हैं वहां पर यह काम करेगा, लेकिन जिस खेतों में बार बार गेहूं की खेती हो जाती है और वहां पर बार बार आइसोप्रोट्यूरॉन का यूज करते हैं, वहां पर यह काम नहीं करता, क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसका फेमिलियर हो चुका है, जानकार हो चुका है, इसलिए सल्फ्यूरॉन का यूज करते हैं उसकी जगह, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा जंगली जई का उपयोग करते हैं, एविना फटुआ, ठीक है, एविना फटुआ जिसे जंगली जई, इसका भी उपयोग करते हैं, ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए। द्विबीजपत्री खरपतवारों में आता है बथुआ, कृष्णनील, है ना। द्विबीजपत्री जो खरपतवार हैं, खरपतवार जंगली जई भी एक प्रकार का खरपतवार है, एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री जो खरपतवार जो गेहूं के पौधे के साथ उगते हैं वो है बथुआ, कृष्णनील, सेंजी और हिरनखुरी। हिरनखुरी याद रखेंगे, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है जो कि हिरनखुरी है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रोकथाम के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D के 3 वैरायटी आते हैं, वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ, वीडियो जाकर जरूर देखें। 2,4-D का उपयोग करते हैं, ठीक है। कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद, फसल बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसका छिड़काव करते हैं। अब आजकल गेहूं में नया खरपतवारनाशी मेटासल्फ्यूरॉन काम में लाते हैं। क्या लाते हैं? मेटासल्फ्यूरॉन, नया खरपतवारनाशी मेटासल्फ्यूरॉन का काम किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, डफ अवस्था क्या है, इसको याद रख लें। डफ अवस्था जब गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था के बाद, इसके पहले दूधिया अवस्था, तो दूधिया अवस्था जो है वो आपका 5वीं अवस्था है, ठीक है ना। 100 से 105 दिन बाद फल में दाने की दूधिया अवस्था, मिल्केज स्टेज जिसे कहते हैं, 100 से 105 दिन बाद। तो जब गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं, तब इस अवस्था को डव स्टेज कहते हैं, याद रखेंगे, है ना। जब दाने सख्त होंगे दूधिया अवस्था के बाद, 100 से 105 दिन की दूधिया अवस्था के बाद, तो जब दाने सख्त होंगे तो उसे डफ स्टेज कहा जाता है। अब देखते हैं कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन के लिए गेहूं का, इंसेक्ट के लिए प्रबंधन, है ना। तो गेहूं का सैन्य कीट, ठीक है, जिसे मैथेमिया सेपरेटा कहते हैं, ठीक है, मैथीमा सेपरेटा कहते हैं, गेहूं का सैन्य कीट। इस कीट से प्रभावित फसल पूर्णतः पत्तियां रहित हो जाता है, जिसे सैन्य कीट कहा जाता है। दूसरा है दीमक, ठीक है, दीमक भी बहुत प्रभावित करता है गेहूं को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, घुसिया विवल। तो घुसिया विवल, ठीक है। तो घुजिया विवल क्या है? इसमें गेहूं की नर्सरी अवस्था का प्रमुख कीट है। जब गेहूं तुरंत पनपते रहता है, जिसे नर्सरी अवस्था कहते हैं, तो गेहूं की नर्सरी अवस्था का प्रमुख कीट क्या है, तो याद रखेंगे, ठीक है, घुजिया विवल, ठीक है। टेनिमिकस इंडिकस। भंडारा कीट, भंडारण जो कीट है वो है खपरा बीटल एक प्रकार का भंडारण कीट है, ठीक है, खपरा बीटल। यह अधिक तापमान व कम नमी में नुकसान पहुंचाने वाला भंडारण का कीट है, ठीक है, याद रखेंगे। अधिक तापमान और कम नमी, भंडारण के समय जो कीट आता है। इसके अलावा छोटी इल्ली, ठीक है, ये भी भंडारण कीट है। चूहा नियंत्रण को तो सामान्य है, उसको मत पढ़िए। अब देखिए रोग फिर खत्म हो जाएगा ये। अब देखते हैं डिसीज के बारे में। तो गेहूं का रोली रोग, है ना। कौन सा रोग? रोली रोग, जिसे गेरुवी रोग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, गेरुवी रोग। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, एक भूरी गेरवी, ब्राउन और लीफ रस्ट, ठीक है। यह रोग पक्सीना
रिकॉर्डिंटा, ठीक है, पक्सीना रिकॉर्डिंटा ट्रिटिसाई कवक, ये फंगस है, याद रखें, सीधा सीधा याद रखेंगे, फंगस के कारण होता है। भूरी गेहूँ या रोली रोग जो है वो फंगस के कारण होता है। फंगस के नाम पर्टिकुलर नहीं दिया जाता, ठीक है, नहीं दिया जाएगा, आप याद रखेंगे। भूरी जो गिरवी रोग है, ब्राउन और लीफ रस्ट जो है वो कवक के कारण होने वाला रोग है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यह रोग होता है, समय याद रखेंगे। जो दूसरा है वो है पीली अथवा धारीदार रोली, जिसे येलो और स्ट्रिप रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पक्सीना स्ट्रीफोरिमीस नामक कवक के कारण होता है, ये भी फंगस के कारण होने वाला रोग है। पूर्व फरवरी मतलब फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह में ये रोग हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं गेहूं की काली रोग, ब्लैक रस्ट, तो पक्सीना ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई नामक जो कवक के कारण इसका रोग होता है, ठीक है। यह मुख्यतः जो है ना वो जलवायु के कारण मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। कब? मार्च अप्रैल में होता है, गर्म महीने में होता है यह रोग, ठीक है। अब देखते हैं रोली नियंत्रण, रोली रोग के नियंत्रण के लिए मेनकोजेब जो है गिरवी रंग के नियंत्रण हेतु मेनकोजेब की दर से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देते ही छिड़काव करें। क्या? मेनकोजेब, ठीक है, मेनकोजेब का छिड़काव करते हैं रोली रोग के नियंत्रण के लिए। कौन सा? गिरवी रोली रोग के नियंत्रण के लिए। तीनों गिरवी रोगों के नियंत्रण हेतु सल्फर पाउडर सबसे उपयुक्त है। खाली आप अगर गिरवी रोग होगा तो आप मेनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन तीनों जो गिरवी रोग हैं, ठीक है, उनके नियंत्रण के लिए सल्फर पाउडर का छिड़काव किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा रोग जो है अनावृत कंड रोग, लूज स्मट और ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, अनावृत कंड रोग, एस्टिलागोनुडा वैरायटी ट्रिटिसाई द्वारा होता है, ठीक है। ये बिजोड़ रोग है, बिजोड़ रोग, ठीक है, बिजोड़। इस रोग से प्रभावित फसल में बालियां जल्दी आ जाती हैं, गेहूं की बालियां जल्दी आ जाती हैं तथा बालियां बौनी रह जाती हैं। बालियां जल्दी आने के कारण बालियां बौनी रहती हैं, ठीक है। तो यह कंड रोग इसे कहते हैं, अनावृत कंड रोग कहते हैं। अब देखते हैं करनाल ब्लंट, है ना, सॉरी बंट। तो करनाल बंट क्या है? यह रोग सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में देखा गया प्रायोगिक रूप से, है ना। तो इसलिए इस रोग का नाम जो है वो करनाल बंट है, ठीक है, 1930 में देखे जाने के कारण। यह जो रोग है वो बेसिकली फंगस के कारण होता है, कवक के कारण, जिसका नाम निवोसिया इंडिका है। निवोसिया इंडिका नामक कवक के कारण यह रोग होता है। यह बिजोड़ रोग है, सीड बर्न मतलब बीज के बनने के साथ साथ ही यह रोग उत्पन्न हो जाता है। गेहूं का इसे कैंसर रोग भी कहते हैं, गेहूं का कैंसर कहा जाता है। गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली जैसे गंध आने लगती है, गेहूं की जो बालियां वो सड़ी मछली का गंध देने लगती है इस रोग में। अब देखते हैं गेहूं का गेगला रोग, ठीक है, अरकोकल और सीड गाल डिसीज, सूत्रकृमि या एग्यूना ट्रिटिसाई द्वारा होता है। सूत्रकृमि के द्वारा होने वाला रोग जो है वो है गेगला रोग गेहूं का, याद रखेंगे, बस इतना ही। अब देखते हैं गेहूं का टुंडू रोग के बारे में, येलो ईयर रॉट गेहूं के लिए। तो ये जो है वो जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग एवं सूत्रकृमि दोनों के संयोजन से होता है। जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों के संयोजन से टुंडू रोग या येलो ईयर रॉट रोग होता है। पत्तियों व बालियों से एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ, पीले रंग के गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है टुंडू रोग में, ठीक है। अब आगे देखते हैं गेहूं का मोलिया रोग, ठीक है, मोलिया डिसीज। तो हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि, यह भी सूत्रकृमि द्वारा होने वाला रोग है। इसे सिस्ट निमेटोडा भी कहते हैं, इसे सिस्ट निमेटोडा या निमेटोडा के द्वारा होने वाला रोग भी कहा जाता है, ठीक है। गेहूं का मोलिया रोग, ठीक है, सूत्रकृमि द्वारा होने वाला रोग है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम बिंदु की ओर। तो अंतिम बिंदु जो है वो है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल प्रथम मानव निर्मित अनाज है। यह गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम एवं राई सिस्कल सीरियस का क्रॉस है, संकर है, याद रखेंगे। किसका किसका? गेहूं और राई का, ट्रिटिकेल जो है। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की ओर। महत्वपूर्ण 15-20 एमसीक्यू है इसमें,
वीडियो में अंत तक बने रहे। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ए ट्रिटिकम डाइकोकम, बी ट्रिटिकम एस्टिवम, सी ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और डी ट्रिटिकम स्प्लेटा। तो सामान्य रोटी वाले गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है ना वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, याद रखेंगे। 39 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय बौना गेहूं इंडियन डॉफ व्हीट है। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्प्लेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 39 क्वेश्चन का ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ये बौना गेहूं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। एमर गेहूं, मैक्रोनी गेहूं, मैक्सिकन गेहूं, भारतीय डवाफ गेहूं, इसके सामने सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो गलत युग्म इसमें से होगा डी, भारतीय डॉफ गेहूं, जिसे ट्रिटिकम वल्गेर नहीं कहा जाता। ठीक है, तो गलत युग्म ही है, ट्रिटिकम वल्गेर नहीं कहा जाता इसे, है ना। तो भारतीय बौना गेहूं को पढ़ाया हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का उद्गव, अच्छा भारतीय बौना गेहूं क्या है भाई? जैसे पढ़ाया हूं, भारतीय बौना गेहूं ट्रिटिकम आपका स्फेरोकोकम है। ठीक है, तो भारतीय बौना गेहूं में ट्रिटिकम स्फेरोकोकम आएगा, ये गलत युग्म है। गेहूं का उद्भव स्थल क्या है? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया या टर्की, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप। ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, बी आएगा। 41 का आंसर जो आएगा वो बी आएगा। मध्य एशिया या टर्की इसका गेहूं का उद्भव स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य रोटी वाला गेहूं जिसमें गुणसूत्र जो है 42 हैं, द्विगुणित है, चतुर्गुणित है, षडगुणित है, त्रिगुणित है। ठीक है, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। जब भी 42 वाला आएगा ना 42 गुणसूत्र तो उसका षडगुणित होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है, सामान्य रोटी वाला गेहूं जो है। आगे, मैक्सिकन बौना गेहूं डॉफ व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, ए, डॉक्टर N.E. बोरलॉग के द्वारा 1960 में लाया गया ये, है ना। डॉक्टर N.E. बोरलॉग के द्वारा लाया गया भारतीय बौना गेहूं। अब आगे बढ़ते हैं। तभी से 1966-67 में यहाँ पर हरित क्रांति आई। विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है तो भारत की, रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, चीन। 44वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, भारत। भारत विश्व में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? प्रथम चीन का है, याद रखेंगे। तो द्वितीय स्थान है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लॉन्जिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, लॉन्जिंग रेजिस्टेंस, जिसे लॉन्जिंग लिखा है तो लॉन्जिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी का नाम क्या है? ठीक है, जो कम लंबाई की है तो डीवी वुजेन, नोरिंटाइन, लर्मा रोजो 64, सोनारा 64। क्या है भाई? तो 46 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, नोरिंटाइन जो है ये कम लंबाई, लॉरेंज रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली गेहूं है। ठीक है, नोरिंटाइन बौनी किस्म जिसे बोल सकते हो। अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है। गेहूं का दाना भरने के लिए जो तापक्रम की आवश्यकता होती है वो क्या है? 47 नंबर के जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताया था सभी 20 से 25 में खत्म हो जाता है गेहूं के लिए, है ना। तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। गेहूं का जो पुष्पक्रम है, ठीक है, वो कहलाता है। तो गेहूं का जो पुष्पक्रम क्या कहलाता है? इसको पढ़ाया हुआ हूँ और बताया भी हूँ कि इसे बाली भी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा अर, बाली कहा जाता है पुष्पक्रम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो कितनी है? 50, 75, 100, 125। इसका आंसर आएगा सी, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको भी पढ़ाया हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं। गेहूं की फसल जो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, नत्रजन लिखा है मतलब ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, P2O5 व पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्रमशः कितनी मात्रा में भूमि से उद्ग्रहण करती है? NPK का अनुपात बताना है। किसमें? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो बताया था 100, कौन सा आएगा भाई? ABCD में से 50वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, 100 से 150, 70 से 80, 125 से 150 ये होगा। सामान्यतः गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित मात्रा, ठीक है, रिकमेंडेड डोज कितना होता है? तो रिकमेंडेड जो डोज है ना वो ये है 120, 60 और 30 है NPK का। ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। अब आगे बढ़ते हैं। DAP में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा पाई जाती है। DAP
डीएपी में नाइट्रोजन, पोटास व फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 18, 46 और 0 ये पाई जाती है। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता ए और बी दोनों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मतलब किसके किसके द्वारा? सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स के द्वारा, ठीक है, इन सभी के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अंतिम क्वेश्चन जो है, किसके मध्य संकर मतलब क्रॉस से ट्रिटिकेल तैयार किया जाता है? तो किसके मध्य होता है भाई? अभी पढ़ाया हुआ हूं, तो आपका इसका आंसर आएगा ए, गेहूं और राई के मध्य। गेहूं और राई के मध्य जब संकर कराते हैं तो ट्रिटिकेल नामक क्रॉस तैयार किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर पूरा खत्म होता है, जिसमें गेहूं के सभी चीज़ों को मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल लिख के सर्च जरूर करें। धन्यवाद।